नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के और आज है 21 मई 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आज के इस करंट अफेयर में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे क्योंकि कल का करंट अफेयर में काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस नहीं कर पाया था क्योंकि दोस्तों कल मैंने वैक्सीन का पहला डोज लिया था जो 18-44+ में दिया जा रहा है और उसको लेने के बाद थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही थी, परंतु अब मैं प्रॉपरली ठीक हूँ और काफ़ी अच्छी तरीके से आज का हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस करंट अफेयर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के पदेन उपाध्यक्ष कौन होंगे। इसके साथ साथ इन्हें अटल बिहारी जो संस्थान है उसका भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रारंभ में इसका जो पद होता था अटल बिहारी वाजपेयी जो संस्थान था उसमें पद था एक चेयरमैन का, उसे हटाते हुए एक उपाध्यक्ष का पद बनाया गया है, तो उस पर नियुक्ति होगी इनकी, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। You can go join my Telegram channel. There I will provide you PDF which is free of cost. You don't need to pay any types of fees for this PDF. और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों, मध्य प्रदेश जो MPPSC है उसके द्वारा आयोजित जो जून में परीक्षाएं थी उसमें दोस्तों अभी भी बता देता हूँ आपको, MPPSC जो प्री है प्रारंभिक परीक्षा है उसका नाम नहीं है, परंतु उसके अलावा जो 2 परीक्षाएं और थीं, अभियंत्रिकी थी और एक थी दंत चिकित्सक की, वह दोनों की दोनों आगे बढ़ा दी गई है। और जो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अगर बोलूं दोस्तों तो मेरे हिसाब से जो MPPSC प्रारंभिक परीक्षा है उसके भी बढ़ने के काफ़ी अधिक चांसेस हैं। क्योंकि दोस्तों सभी लोगों ने सुना होगा लॉकडाउन तो खुलने के आसार लग रहे हैं, परंतु दोस्तों लॉकडाउन डायरेक्ट नहीं खोला जाएगा, यह क्रमगत तरीके से खोला जाएगा और पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ नहीं खोला जाएगा, उन जिलों में खोला जाएगा जिन जिलों का कंडीशन अच्छी होगी। परंतु हमें हमारी पढ़ाई पर फोकस रखना है, हमें किसी भी तरीके से लूज नहीं होना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को, प्रोफेसर दानिश खान को, प्रोफेसर आदित्य को या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी हैं इन्हें नियुक्त किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान का उपाध्यक्ष। यह कहां पर है दोस्तों? यह संस्थान है मध्य प्रदेश के भोपाल में। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम चर्चा में आया है, काफी समय बाद यह चर्चा में आया है, तो इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वह आपको बता देता हूं। यह ऐसे व्यक्ति हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों इनका जन्म मध्य प्रदेश के कहां पर हुआ था? ग्वालियर के यह निवासी थे मध्य प्रदेश के। साथ ही साथ यह भी बता देना चाहूंगा दोस्तों, ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर क्या बनाया जा रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर संग्रहालय बनाया जा रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण कहां पर किया गया है? तो मूर्ति का अनावरण किया गया था भोपाल में, तो इसको भी याद रखना है। और भोपाल में इन्हीं के नाम पर एक गार्डन की भी स्थापना की जा रही है और अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान की भी बात की जा रही है, उसको स्टेब्लिश करने की बात ग्वालियर में कही जा रही है, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा एक और नाम आपको बताना चाहूंगा जो कि भारत में राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, उपराष्ट्रपति भी रहे और भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आजादी के पहले भारत को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? पार्ट A, B, C और D, और जिसमें से पार्ट C का भाग क्या था? भोपाल था। और भोपाल के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे उस समय कौन थे दोस्तों? शंकर दयाल जी शर्मा उस समय भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और भोपाल के राज्य प्रमुख कौन थे दोस्तों? हमीदुल्ला दोस्तों नवाब के परिवार से थे और हमीदुल्ला ने ही दोस्तों 1 जून 1949 को मध्य प्रदेश में भोपाल के विलय पर हस्ताक्षर किया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। 1 जून 1949 को मध्य प्रदेश में भोपाल के विलय पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? हमीदुल्ला जो थे नवाब, उनके द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया था। और इस तरीके से आप देखेंगे कि भोपाल का विलय हो जाता है मध्य प्रदेश में, अर्थात भारत में। उस समय मध्य प्रदेश तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था, मध्य प्रदेश अस्तित्व में आता है 1 नवंबर 1956 को। तो उसके पहले हमारा जो प्रदेश था वह पार्ट्स में डिवाइड था। तो चलिए आइए उन पार्ट्स के बारे में जल्दी से आपको बता देता हूं, क्योंकि चर्चा निकली है पार्ट्स की, तो उनको जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा पार्ट ए में दोस्तों केवल एक ही शामिल था जिसको हम बोलते हैं CP
बरार, याद रखना है आपको, सीपी बरार। इसका गठन दोस्तों कब किया गया था? 1861 में इसे बनाया गया था। इसको भी याद रख लीजिए, सीपी और बरार और प्लस यहाँ पर सागर और नर्मदा के क्षेत्र को मिलाकर 1861 में इसका गठन किया गया था। परंतु पार्ट ए में कब शामिल किया गया था? यह किया गया था आज़ादी के उपरांत। तो सीपी और बरार में पार्ट ए में शामिल था दोस्तों। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी दोस्तों नागपुर। तो इसको आपको याद रखना है, नागपुर इसकी राजधानी थी। सीपी बरार की राजधानी नागपुर थी और इसके प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वह कौन थे दोस्तों? रविशंकर शुक्ल थे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पार्ट ए देखा, अब हम देखते हैं पार्ट बी। दोस्तों पार्ट बी में क्या था? पार्ट बी में था जिसे मध्य भारत भी कहा जाता था और जिसे हम वर्तमान में ग्वालियर रियासत के नाम से भी जानते हैं। यह दोस्तों किस में था? पार्ट बी में था। और इसकी दो राजधानियां थी, एक थी इंदौर दोस्तों जिसे हम जानते हैं होलकरों की राजधानी, और एक थी ग्वालियर। दोनों ही मराठे थे और इसकी 6-6 महीने के लिए दोनों राजधानियां हुआ करती थी। 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए इंदौर राजधानी हुआ करती थी। और पार्ट बी में यह आता था। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ग्वालियर जो प्रदेश था दोस्तों, यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था दोस्तों? इनका नाम था दोस्तों लीलाधर, याद रखना है, लीलाधर इनका नाम था दोस्तों। और इसके राज प्रमुख कौन थे? इसके राज प्रमुख थे जीवाजी राव, अर्थात सिंधिया राजघराने के लास्ट राजा यही थे। अर्थात जब तक राजतंत्र था उसके बाद वही लास्ट थे और उसके बाद देश में हमारा लोकतंत्र आ जाता है तो वही थे जीवाजी राव और वही इसके क्या थे? राज्य प्रमुख थे उस समय। तो पार्ट बी में क्या आता था दोस्तों? पार्ट बी में आता था ग्वालियर और इसकी दो राजधानियां थी, इंदौर और ग्वालियर। इसके बाद आते हैं अब हम पार्ट सी। पार्ट सी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने बता दिया कि पार्ट सी में भोपाल आता था। अब एक और आता था जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है विंध्यन प्रदेश। याद रखिए, विंध्यन प्रदेश, पहले विंध्यन प्रदेश था दोस्तों। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी आज का रीवा जिला। याद रखना, आज का रीवा जिला विंध्यन प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों शंभू दयाल शुक्ला जी। तो याद रखना है, शंभू दयाल शुक्ला जी इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे। और साथ ही साथ यह भी बता देता हूं दोस्तों, इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे शंभू दयाल जी और इसके उस समय के राज्य प्रमुख कौन थे? मार्तंड जी। याद रखना है आपको, मार्तंड जी। तो इसके राज्य प्रमुख कौन थे? मार्तंड जी थे। यह रीवा रियासत के राजा थे, तो यह उस समय इस राज्य के प्रमुख थे। कौन थे? मार्तंड जी। और यहाँ पर एक और फैक्ट बता देता हूँ, यह किस पार्ट में आता था? पार्ट सी में। परंतु यह पार्ट सी के पूर्व में पार्ट बी में आता था, उसके बाद इसे ट्रांसफर करके पार्ट सी में कर दिया गया था। तो यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य था जो पहले पार्ट बी में था बाद में पार्ट सी में आया था? तो वह कौन सा था? विंध्यन प्रदेश था और जिसकी राजधानी क्या थी? रीवा थी। तो आई होप आप लोगों को अभी तक यह समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के पदेन उपाध्यक्ष होंगे? तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य एवं जो नीति योजना आयोग है उसके पदेन उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है शिवराज सिंह चौहान, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, अमित यादव या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ही मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है पदेन सीएम, अर्थात हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। चाहे वह कोई भी मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष हो, वह इसके अध्यक्ष होंगे। तो इसका अध्यक्ष कौन होंगे? राज्य एवं नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे शिवराज सिंह चौहान, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सचिन चतुर्वेदी जी, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब जो राज्य मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग की चर्चा हुई है तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं, वो भी पूरे के पूरे फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश में राज्य नीति एवं योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। याद रखिए 1972 में मध्य प्रदेश में राज्य जो नीति एवं योजना आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों आपको याद रखना है इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? उसका जवाब आप लोगों को देना है। काफ़ी ईजी है, आप लोग जवाब देंगे क्योंकि आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश के जीके की अगर कोई भी बुक आप उठाएंगे, चाहे वह 10 रुपये की हो या फिर 100 रुपये की, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही मिलेगा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है। तो चलिए आइए, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। तारीख मैं जरूर बता देता हूं आपको। तो इसकी तारीख थी दोस्तों 24
अक्टूबर, याद रखिए 24 अक्टूबर। और यह भी आपको याद रखना, अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान में इसे भंग नहीं किया गया है, वर्तमान में भी यह कार्य कर रहा है, अर्थात मध्य प्रदेश का जो नीति एवं योजना आयोग है वह वर्तमान में भी कार्य कर रहा है। और केंद्र में दोस्तों किसने स्थान ले लिया है, इसका केंद्र में स्थान ले लिया है दोस्तों नीति आयोग ने, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और एमपीपीएससी के सिलेबस में सीधा सीधा नीति आयोग के बारे में दिया गया है जिक्र, तो आप लोगों को उसके बारे में भी डीपली तरीके से पढ़ना होगा, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर बता देता हूँ आपको नीति आयोग से संबंधित कि नीति आयोग कैसी संस्था है दोस्तों। नीति आयोग एक वैधानिक संस्था, याद रखना है आपको, अवैधानिक और असंवैधानिक संस्था। और इसी प्रकार से जो राज्य का नीति आयोग है यह भी ऐसी ही संस्था है, क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा नहीं बनाया गया है, इन्हें केवल जो मंत्रिपरिषद है उसके माध्यम से बनाया गया है। इसके बाद आपको बता देता हूं जो भारत का नीति आयोग है दोस्तों उसका अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष माननीय वर्तमान जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी थे। इसके जो दोस्तों प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, वह थे अरविंद पनगड़िया थे। और इसके दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो प्रथम अभी जो उसके प्रथम सीईओ कौन थे दोस्तों, वह थे सिंधु खुल्लर। और इसके बाद में वर्तमान में कौन है, राजीव जी इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसके बाद आप देखेंगे इसके जो सीईओ हैं वह कौन है, अमिताभ कांत। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है नीति आयोग एमपीपीएससी के हिसाब से। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। राज्य शासन द्वारा प्रोफेसर चतुर्वेदी को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के पद उपाध्यक्ष भी होंगे, जो कि मैंने आपको बताया। प्रोफेसर चतुर्वेदी को क्या मिलेगा दोस्तों, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा। तो यह भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इन्हें किस तरीके का दर्जा होगा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा, जो कि दिया जाता है दोस्तों। जी हाँ, यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर राज्य योजना आयोग का सदस्य होगा या उसका उपाध्यक्ष होगा, उन सबको क्या दिया जाता है दोस्तों, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं, उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य शासन द्वारा संस्थान में महानिदेशक का पद समाप्त कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका जो अटल बिहारी वाजपेयी जो सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान है, इसमें प्रारंभ में कौन सा पद हुआ करता था, इसमें प्रारंभ में एक पद हुआ करता था जिसका नाम है महानिर्देशक। इसे समाप्त कर दिया गया है और अब क्या पद बनाया गया है, उपाध्यक्ष का पद सृजित किया गया है। और इसके साथ ही संस्थान में 2 नए पद मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पदों का भी सृजन किया गया है। इसीलिए यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है इनकी नियुक्ति। प्रोफेसर चतुर्वेदी, सचिन चतुर्वेदी की नियुक्ति काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है किसमें, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में। तो इसको हमें याद रखना ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जन सहयोग से बनने वाला प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। मध्य प्रदेश का ऐसा पहला गौ अभ्यारण्य है दोस्तों यह, जो कि जन सहयोग से बनेगा। तो इसको आपको याद रखना है, जन सहयोग से बनने वाला पहला गौ अभ्यारण्य कौन सा है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है टेमा गौ अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर 2 है सुसनेर गौ अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर 3 है बसमन मामा गौ अभ्यारण्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 टेमा गौ अभ्यारण्य। दोस्तों मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा पहला गौ अभ्यारण्य जो कि जन सहयोग से बन रहा है। एक और इंपॉर्टेंट कार्य मध्य प्रदेश में जन सहयोग से हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्थायी कोविड का अस्पताल जो कि कहां पर बनाया गया है, इंदौर में। और यह किसके माध्यम से है, यह भी जन सहयोग के माध्यम से है। तो जन सहयोग का यहां पर जिक्र हुआ है। तो मैंने आपको बताया ऐसा कौन सा पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का जो कि जन सहयोग से बन रहा है। तो यह तो दोस्तों जन सहयोग से बनने वाला पहला गौ अभ्यारण्य, परंतु नॉर्मल जो मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य कौन सा था, और मध्य प्रदेश का ही नहीं दोस्तों देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य था, क्योंकि ऐसा इनिशिएटिव लेने वाला हमारा मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य था उस समय। तो दोस्तों आपको बताना है मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कौन सा था। यह तो हो गया जन सहयोग से बनने वाला, इसका राइट आंसर होगा टेमा गौ अभ्यारण्य। परंतु मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कौन सा था दोस्तों, सुसनेर गौ अभ्यारण्य। याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रथम जो गौ अभ्यारण्य था वह था सुसनेर गौ अभ्यारण्य। और यह कहां पर है दोस्तों, आगर मालवा में है। इसको आपको याद रखना है, आगर मालवा में था दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य। इसके बाद बसमन मामा गौ अभ्यारण्य दोस्तों कहां पर है, यह है आपका रीवा जिले में। तो इसको भी आपको याद रखना है, जो बसमन मामा गौ अभ्यारण्य वह कहां पर है, रीवा में है। और दोस्तों बसमन मामा के नाम से ही एक अभ्यारण्य भी बनाया गया था। वह कब बनाया गया था, 2010 में बनाया गया था। वह कहां पर है, वह भी रीवा में है। और यह अभ्यारण्य कौन सा है, यही गौ अभ्यारण्य है जिसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं सुसनेर गौ अभ्यारण्य से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था दोस्तों भारत का जिसने गौ कैबिनेट का गठन किया गया था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कौन सी कैबिनेट दोस्तों, गौ कैबिनेट
नेट, तो इसको आपको याद रखना है। गो कैबिनेट का गठन कौन से अभ्यारण्य में किया गया था दोस्तों? मध्य प्रदेश ऐसा प्रथम राज्य था, तो सुसनेर जो गो अभ्यारण्य है इसी में गो कैबिनेट का गठन किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 22 नवंबर, याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह डेट होने वाली है, नोट कर लीजिए, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है ये। 22 नवंबर 2020 को याद रखना है। 22 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश का प्रथम गौ कैबिनेट का गठन किया गया था। कहां पर किया गया था? सुसनेर गौ अभ्यारण्य आगर मालवा में किया गया था, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब इससे संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर बताता हूं दोस्तों। इस जो गौ कैबिनेट में कितने विभागों को शामिल किया गया था? डायरेक्ट क्वेश्चन यही से उठेगा दोस्तों, कितने विभागों को शामिल किया गया था? 6 विभागों को। याद रख लेना दोस्तों, कितने विभागों को शामिल किया गया था? 6 विभागों को इसमें शामिल किया गया था। जो सुसनेर में गौ कैबिनेट का गठन किया गया था, प्रथम गौ कैबिनेट थी और उसका गठन 22 नवंबर 2020 को किया गया था दोस्तों। और इसमें कितने विभागों ने शामिल हुए थे? इसमें हुए थे दोस्तों 6 विभाग शामिल हुए थे मध्य प्रदेश के, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर करंट अफेयर्स, यू शुड रिमेंबर दैट। तो मैं बार बार इसलिए आपको इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय मान के चलिए आप। इसके बाद दोस्तों गौ अभ्यारण्य से संबंधित जितने भी फैक्ट हो सकते थे मैंने आपको पूरे के पूरे बताए। अब जब गौ माता की बात हुई है तो इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मध्य प्रदेश में, पूरे आपको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि मेरा हमेशा उद्देश्य होता है अगर हम करंट अफेयर में कोई भी वर्ड देखते हैं तो उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट करंट अफेयर्स के हों, चाहे वह आपके स्टैटिक जीएस के हों, वह पूरे के पूरे मैं रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। सो लेट गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बताऊंगा, जो दोस्तों मध्य प्रदेश में गो एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई थी, अर्थात जो गाय घायल है उनको एम्बुलेंस के माध्यम से ट्रीटमेंट दिया जाएगा दोस्तों। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य था। और गो एम्बुलेंस सेवा कब शुरू की गई थी दोस्तों? यह शुरू की गई थी 2004 में। याद रखिए 2004 में गो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। और यह किस जिले से शुरू की गई थी? खरगोन से शुरू की गई थी, इसको भी याद रख लीजिए। तो मध्य प्रदेश की प्रथम गो एम्बुलेंस कब से शुरू की गई थी? 2004 से शुरू की गई थी। कहां से शुरू की गई थी? खरगोन से शुरू की गई थी। चलिए फटाफट से सेकंड देखते हैं गौ से ही संबंधित। मध्य प्रदेश में कामधेनु गौ संयंत्र जो अनुसंधान केंद्र है वह कहां पर स्टेब्लिश किया गया था दोस्तों? इटारसी। याद रखिए इटारसी होशंगाबाद के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? जंक्शन भी है, तो इसको भी नहीं भूलना है। तो यह हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट गौ से संबंधित। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जन सहयोग से विकसित होने वाला टेमा गौ अभ्यारण्य किस जिले में? तो अभी तो हमने देखा कि जन सहयोग से बनने वाला प्रथम गौ अभ्यारण्य होने वाला है कौन सा? टेमा गौ अभ्यारण्य। परंतु अब आपको जवाब देना है दोस्तों कि यह है किस जिले में। हमने देखा बसवन मामा रीवा में है, हमने इसके पहले देखा जो हमने आगर मालवा वाला मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य देखा। अब हमें देखना है कि जो टेमा गौ अभ्यारण्य है यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है। आपका ऑप्शन नंबर 1 हरदा जिला, बैतूल जिला, इंदौर जिला या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हरदा जिले में है मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य, जिसका नाम है टेमा गौ अभ्यारण्य, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। जन सहयोग से टेमा गौ अभ्यारण्य होगा विकसित, मंत्री श्री पटेल। ग्राम सभा ने किया था दोस्तों प्रस्ताव पारित। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कौन है दोस्तों? कमल पटेल जी हैं। और इनके हरदा जिले में गौ अभ्यारण्य अपने आप में अनोखा है। यह शासन प्रशासन के साथ में जन सहयोग से संचालित हो रहा है। इसके बेहतर संचालन और गौ माता की उत्तम सेवा के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करने टेमा ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया है और जल्द ही इसकी स्थापना भी शुरू कर दी जाएगी। अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट। कॉलेज एवं बीवी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के समग्र पाठ्यक्रम में एक वैकल्पिक विषय के रूप में किसे शामिल किया जाएगा? अर्थात मध्य प्रदेश में एक नवीन योजना के अंतर्गत जितने भी विश्वविद्यालय हैं और कॉलेजेस हैं उनके पाठ्यक्रम में एक वैकल्पिक विषय के रूप में किसे शामिल किया जाएगा? अर्थात एक सेपरेट विषय के रूप में से शामिल किया जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है एनसीसी को, संक्रामक बीमारियों को, योगा को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एनसीसी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। दोस्तों एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको भी याद कर लीजिए। और मध्य प्रदेश के जितने भी बीबी अर्थात विश्वविद्यालय कॉलेजों में एक वैकल्पिक विषय के रूप में इसे शामिल किया जाएगा, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसकी घोषणा कर दी गई है और अगले सत्र से इसे शुरू कर दिया जाएगा। अब यहां से जो कॉलेजेस और बीबी से संबंधित हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जिक्र हुआ है विश्वविद्यालय का। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन सा नाम है दोस्तों? सागर विश्वविद्यालय इसका प्रारंभ में नाम था। वर्तमान में इसका नाम क्या है? डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय। और मध्य प्रदेश की दोस्तों प्रथम विश्वविद्यालय होने के साथ साथ यह मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय भी रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताऊंगा मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि जो विश्वविद्यालय है वह कहां पर स्टेब्लिश किया गया था। मध्य प्रदेश का प्रथम कौन सा दोस्तों? जल्दी से आप लोगों को बता देता हूं। कृषि विश्वविद्यालय क्या नाम था दोस्तों? JNU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली वाला नहीं,
जबलपुर वाला, याद रख लीजिए, जबलपुर में इसकी स्थापना की गई थी। और जैविक कृषि के लिए यहीं पर अनुसंधान केंद्र भी प्रथम बनाया गया है। कहाँ पर? यहीं पर। चलिए इसके बाद आपको बता देता हूँ, प्रथम दंत चिकित्सा अस्पताल कहाँ पर, दंत चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था दोस्तों? इंदौर में, तो इसको भी आपको याद रखना है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कहाँ पर खोला गया था? पहला इंदौर में ही खोला गया था। और नॉर्मल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर खोला गया था दोस्तों? ग्वालियर में खोला गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का प्रथम शारीरिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय है वह कहाँ पर खोला गया था? रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय जिसका नाम था, यह सभी को मालूम होना चाहिए, ग्वालियर में ही इसे खोला गया था, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश का जो जनजातीय विश्वविद्यालय है वह कहाँ पर खोला गया है दोस्तों? अमरकंटक में उसे खोला गया है, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इसे भी अब केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है उसका दर्जा दे दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय? 2 हैं, एक है इंदिरा गांधी और एक कौन सा है दोस्तों? आपका जो सागर वाला डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हो जाता है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बना देता हूं दोस्तों, विश्व की पॉइंट भी नोटिस, विश्व की सबसे बड़ी अर्थात मेगा ओपन विश्वविद्यालय का जो खिताब है निम्का बुक ऑफ में उसने अपना नाम दर्ज कराया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। कौन सा है दोस्तों? भोज विश्वविद्यालय, याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। और यह दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा ओपन विश्वविद्यालय में इसका सूचना दर्ज की गई थी, अर्थात इतने अधिक बच्चों को इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त हुई है। तो चलिए आइए देखते हैं, बीवी एवं कॉलेजों के समग्र पाठ्यक्रम में एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा एनसीसी को। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य, यह सब काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट केवल यह है 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है। तो चलिए आइए देखते हैं, मध्य प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ किस तारीख को दिलाई जाएगी? तो इस तरीके के जो दिवस होते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में स्पेशली मनाए जाते हैं। तो आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 21 मई। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? सभी को मालूम होना चाहिए, आप जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगा, काफ़ी इजी है, आई होप आप लोग जवाब दे ही देंगे। तो देखते हैं, 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस की शपथ दिलाई जाएगी। कर्मचारी सभी लोग इसके अंतर्गत क्या लेंगे? शामिल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ब्लैक फंगस के उपचार के लिए प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों को चिन्हित किया गया है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में 2 मेडिकल कॉलेज चुने गए थे, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक कौन सा था? भोपाल, और एक था जबलपुर। अब आपको बताना है कितने चुने गए हैं। और WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से प्रदेश को कितने ऑक्सीजन जो कंसेंट्रेटर हैं वह प्राप्त हुए हैं? तो इसका जवाब देना है। यह मैंने बता दिया था आपको कि लगभग 4000 प्राप्त हुए हैं पूरे भारत के लिए, उसमें से मध्य प्रदेश को अभी कितने प्राप्त हुए हैं वो आपको बताना है। अब आ गया एक और इंजेक्शन, काफी डिफिकल्ट नाम है, अभी रेमडेसिविर ही बोलना सीखे थे हम कि एक और नया इंजेक्शन आ गया है, आप लोग उसे समझ चुके होंगे। ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में इस इंजेक्शन को दिया जाता है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा यह भी घोषणा कर दी गई है कि ब्लैक फंगस का जो ट्रीटमेंट है वह मुफ्त किया जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार की पूरा उसकी तरफ से खर्चा वहन किया जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो मैंने बता दिया, रेमडेसिविर अभी हम लोग बोलना सीख ही नहीं पाए थे कि एक और नया इंजेक्शन आ गया है और इसके बारे में आपको जवाब देना है। आई होप दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करिए और अपनी PDF लेना ना भूलिए। और आप सभी के जो भी सुझाव हैं वह सादर आमंत्रित हैं। और दोबारा से आप लोगों से कहूँगा दोस्तों, नम्र निवेदन है, अधिक से अधिक अपने बचाव रखिए। और जिसका भी नंबर आता है, मुझे मालूम है दोस्तों काफ़ी मुश्किल से बुक हो रहा है, 18+ का जो स्लॉट है वो स्लॉट नहीं मिल रहा है, परंतु मुझे भी बड़ी मुश्किल से वह मिला। लगातार 2 या 3 दिन प्रैक्टिस करने के बाद ही मेरा उसमें शेड्यूल हो पाया और जब जाके मुझे वैक्सीन ले पाया। परंतु दोस्तों वर्तमान में वैक्सीन ही दवा है और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबको वैक्सीन लगवाना आवश्यक है। आपको एक तरीका बता देता हूं दोस्तों, एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के माध्यम से आप जाएंगे और अपने जिले का टेलीग्राम चैनल चुन लीजिए। जैसे ही आपके जिले में स्लॉट अलाउट होगा और उस टेलीग्राम चैनल पर आपको SMS आ जाएगा और आप जाकर अपनी वैक्सीन को बुक कर लीजिए। काफ़ी ईजी प्रोसेस है। अगर आप लोगों को दिक्कत होती है आप लोग कहिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, अगर नहीं होती। बाकी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जरूर से जरूर वैक्सीन लीजिए दोस्तों, यह काफ़ी आवश्यक है इस समय के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।